हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 6 का गणित का उड़ान का पाठ नंबर 4 भिन्न और दशमलव। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है भोलू बंदर का जन्मदिन। आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। उसने अपने दोस्तों को जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया है। उसने 6 केक लिए और उन्हें 6 टेबल पर एक एक रख दिया। भोलू ने कुर्सियां इस प्रकार लगाई। तो देखिए प्यारे बच्चों, भोलू ने जो टेबल नंबर 1 पर है 2 कुर्सियां लगाई हैं, टेबल नंबर 2 पर 1 कुर्सी लगाई है, 3 पर 3 कुर्सियां, 4 पर 4 और 5 पर 6 कुर्सियां लगाई हैं और 6 पर उसने 3 6 और 2 8 कुर्सियां लगाई हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। जन्मदिन पर बहुत से दोस्त आए। तो लिखा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कौन सी टेबल पर बैठे दोस्तों को केक का सबसे अधिक भाग मिलेगा। तो हमने अभी देखा है यहाँ पर जो टेबल नंबर 2 है, इस टेबल पर सिर्फ एक ही कुर्सी लगी हुई है। तो यानी कहने का मतलब है जो टेबल नंबर 2 है उस पर मित्रों को, उसके दोस्तों को केक का सबसे अधिक भाग मिलेगा। तो अब अगला है, कौन सा टेबल पर दोस्त को केक का सबसे कम भाग मिलेगा। यानी किस टेबल पर जो केक का है सबसे कम भाग मिलेगा। तो हमने देखा था कि जो 6 नंबर टेबल है उस पर सबसे अधिक कुर्सियां, यानी जो हैं 8 कुर्सियां लगी हुई हैं। तो इस पर बैठे मित्रों को सबसे केक का सबसे कम भाग मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेबल नंबर 6 पर, जो टेबल नंबर 6 है उस पर दोस्तों को यहाँ द्वारा लिख देते हैं। टेबल नंबर जो है टेबल 6 पर उसको जो दोस्त हैं उनको केक का सबसे कम भाग मिलेगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक टेबल पर बैठने वाले दोस्त को मिले केक के भाग को दी गई तालिका में दर्शाइए। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है टेबल नंबर और दूसरी साइड पे लिखा है प्रत्येक को केक का मिला भाग। तो हमने देखा जो 1 नंबर टेबल पर है 2 जने हैं, तो दोनों को जो है टेबल का केक का आधा आधा यानी 1/2 भाग मिलेगा। यानी केक के उसको 2 भाग करने पड़ेंगे। अब टेबल नंबर 2 पर एक ही जना था तो उसको पूरा केक मिलेगा। अब हमने जो टेबल नंबर 3 देखा उस पर यहाँ देखिए ये 3 जने हैं टेबल नंबर 3 पर। तो अब हम इस केक के जो हैं 3 भाग करेंगे, यानी जो केक है उसके बराबर बराबर 3 भाग कर देंगे। तो तीनों को 1/3 1/3 यानी तीसरा भाग केक का मिलेगा। अब अगर टेबल नंबर 4 को देखें तो उस पर 4 मित्र हैं, तो चारों को 1/4 भाग यानी 1/4 मिलेगा। इस तरह आपने देखा था टेबल नंबर 5 पर 6 विद्यार्थी उसके दोस्त हैं तो उनको 6ठा भाग मिलेगा यानी 1/6। और जो सबसे कम वाला भाग है, जो सबसे जिस पर ज़्यादा है वो टेबल नंबर 6 है। उस पर आप देख लीजिए, यहाँ इस टेबल पर 8 नंबर टेबल जो है इस पर 8 जने हैं। तो 6 नंबर टेबल पर 8 जने हैं। तो प्रत्येक को जो केक का है 8वां भाग यानी 1/8 केक मिलेगा। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, बताइए भालू प्रत्येक टेबल पर कितनी कुर्सियां रखे कि बैठने वाले प्रत्येक मित्र को केक का बराबर भाग मिल सके। तो कुल टेबल हमारे 6 हैं और कुल केक भी 6 हैं। अब कुल जो कुर्सियां हैं तो हम देखें, अगर टेबलों पर जो यहाँ पर अपने देखा है जो सभी हम जो उसके दोस्त हैं उनको गिन लेंगे। टेबल नंबर 1 पर 2 हैं, 2 पर 1 है, 3 पर 3 हैं, 4 पर 4 हैं, 5 पर 6 हैं और 6 पर 8 हैं। तो यानी उसके कुल 24 दोस्त हैं। तो अब जो कुर्सियां हैं उसको हम, जो टेबल हैं उसको हम दोस्तों की संख्या से डिवाइड कर देंगे।
तो 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ये 4 आ गया है। तो प्रत्येक टेबल पर अगर वह 4 कुर्सियां लगाए तो उसके जो हैं मित्र को बराबर बराबर भाग केक का मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है, यदि आपको भी नंबर 5 पर आपको भी भालू बंदर जन्मदिन पर बुलाए तो आप उसके द्वारा पहली स्थिति में लगाई गई टेबलों में से कौन से टेबल पर बैठना चाहोगे ताकि आप केक का अधिक से अधिक भाग मिल सके। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था जो टेबल नंबर 2 है उस पर सिर्फ एक ही जना बैठा है तो उसको पूरा केक मिलता है। तो इसलिए हम भी, यदि आप भी टेबल नंबर 2 पर बैठना पसंद करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिखा हुआ है, भोलू बंदर का एक दोस्त मोंटू हाथी थोड़ा लेट आया। वह अपने साथ एक केक ऐसा लाया, शायद उसने इसका एक भाग पहले से ही खा लिया। वह दूसरे नंबर की टेबल पर बैठ गया, वहाँ केक पहले से ही रखा हुआ था। पता लगाइए कि अब टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्त को केक का कितना कितना भाग मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं, हम टेबल नंबर 1 पर जो है कितने केक रखे थे, एक केक, और हाथी लेकर आया एक केक, वो लेकर आया जिसमें से मान लीजिए उसने आधा केक खा लिया, यानी 1/2 भाग उसका खा लिया, तो 1/2 भाग केक का शेष रह गया। कुल अब केक कितने हो जाएंगे, एक और हम जो आधा वो लेके आया है उसको हम जोड़ेंगे तो यह 1.5 केक हो जाएगा, यानी एक सही 1/2। इसको हम अगर इसको खोल कर लिखेंगे तो यह 3/2 केक हो जाएगा कुल केक। तो अब दोस्त जो टेबल पर पहले एक था और एक वो हाथी जो है मोंटू हाथी आकर बैठ गया, तो कुल जो दोस्त हैं 2 हो गए। तो अब हम प्रत्येक को केक का मिला भाग निकालने के लिए इस 3/2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करेंगे और इसके बाद अगर हम इसका डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, तो यह 1/2 हो जाएगा। तो यह अब इसको गुना कर देंगे तो ये 3/4 भाग प्रत्येक को मिला। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 3/4 भाग दोनों को बराबर बराबर भाग मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, आओ बाजार चलें। गौरव 6ठी कक्षा का छात्र है। उसके पिताजी ने कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए उसे 50 रुपये दिए। गौरव ने दुकान पर पहुंचकर फल और सब्जियों की सूची देखी जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर पहले क्रम संख्या लिखी हुई है, फिर फल और सब्जी का नाम लिखा है और उसके बाद यहाँ मूल्य प्रति किलोग्राम में लिखा है। जैसे 1 किलोग्राम आलू का 16 रुपये, टमाटर का 20 रुपये और नंबर 3 पर मटर का 12 रुपये किलो, भिंडी 72 रुपये किलो, पपीता 24 रुपये किलो और अंगूर 20 रुपये किलो और अमरूद 40 रुपये किलो लिखे हुए हैं। उपरोक्त मूल्य सूची के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, यदि गौरव 1/2 किलोग्राम अंगूर ले तो दुकानदार को कितनी राशि देनी होगी। 1/2 का मतलब आधा किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का मूल्य हम अगर देखें 20 रुपये है, तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 20 रुपये। अब हमने 1/2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य निकालना है, तो हम इसको 20 के साथ गुना कर देंगे। तो अगर हम देखें तो ये 2 जो है 20 के साथ कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, तो ये 10 रुपये जो हमारा है आधा किलोग्राम अंगूर का मूल्य आ जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, आधा किलो अंगूर के लिए दुकानदार गौरव को 50 रुपये में से कितनी राशि वापस करेगा। तो अब जो है शेष राशि उसको जो वापस करेगा वो है 50 में से हम 10 माइनस कर देंगे, तो 40 रुपये दुकानदार उसको वापस करेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि गौरव रुपये 50 की फल और सब्जियां खरीदना चाहे तो बताइए कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी फल और सब्जी खरीद सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो टोटल सम है उसका 50 रुपये करना है। तो जैसे यहाँ पर पहले मैंने आलू और मटर जो है 2 सब्जियां ली हैं, इनका मैंने मूल्य देखा, तो ये हमारी जो सारणी है वहाँ पर, तो इस सारणी में हमारी में
आलू और जो मटर का मूल्य है, आलू 16 रुपये किलो है और मटर 12 रुपये किलो हैं। और इसके बाद अगर मैं 12 और 16 को जोड़ूं तो यह जो है हमारा 28 रुपये बनता है। मैंने एक एक किलो दोनों सब्जियां ले ली, तो अब मेरे पास 22 रुपये शेष बचते हैं। तो मैंने इसमें से जो पपीता और अंगूर लेना चाहा तो इसका मूल्य मैंने इस सारणी में, जो हमारी ये सारणी, इसमें देखा तो यहाँ पर अंगूर 20 रुपये किलो है और पपीता 24 रुपये किलो है। अब मेरे पास 22 रुपये बचे थे, तो आधा किलो मैंने पपीता ले लिया और आधा किलो अंगूर ले लिए, तो इनका जोड़ 22 रुपये बनता है। तो इस तरह मैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने फल की मात्रा में पपीता आधा किलोग्राम 12 रुपये का और अंगूर आधा किलोग्राम 10 रुपये के लिख लिए। अब मैंने आलू और जैसे मटर को बताया था जोड़कर 28 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 16 + 12 लिखा, तो यह 28 आ गया और 12 और 10 को जोड़कर 22 आ गया, तो इनका जोग 50 रुपये आ गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप भी किसी भी तरह ये जो सब्जियां और फल हैं इनको लेकर इस सम को कर सकते हैं। तो मैंने जो अगला सम आपके लिए किया है, यहाँ पर मैंने जो है टमाटर और भिंडी ली है। मैंने आधा किलोग्राम टमाटर 10 रुपये के और भिंडी जो है 72 रुपये किलो हमें दी हुई है, तो मैंने 250 ग्राम भिंडी 18 रुपये की ले ली, तो इनका जो 28 रुपये हो गया। तो इस तरह मैंने पपीता आधा किलोग्राम पहले की तरह लिया है और अमरूद 40 रुपये किलो हमें इस सारणी में दिए हुए हैं, तो मैंने 250 ग्राम अमरूद लिए, इनका जोग 22 हो गया और इसका जो 28, तो ये जोड़कर 50 रुपये आ गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप भी अलग अलग इस सारणी में जो हमें दी हुई है इसमें से अलग अलग सब्जियां और फल लेकर उनकी मात्रा आप लेकर उनका जोड़ टोटल कर सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से यहाँ जो है इस सारणी में 2 सम और ट्राई कर सकते हैं। तो अगला जो 3 क्रियाकलाप है इसमें हमें लिखा हुआ है, क्या आप हमारे माप, क्या आपने कभी अपने पैर की लंबाई मापी है? यदि हाँ तो आप अपने पैर की लंबाई लिखो। तो बच्चों आप अपने पैर की लंबाई इस स्केल की सहायता से माप कर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बच्चे की इसके पैरों की लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर लिखी हुई है। अगला है, क्या आपने कभी अपनी ज्यामिति बॉक्स में रखे स्केल का प्रयोग लंबाई के लिए मापने के लिए किया है? तो हम बच्चों जो है लंबाई मापने के लिए करते हैं स्केल का, तो यहाँ हाँ लिख देंगे। इसमें जो चिन्ह 0 से 15 तक बने हैं वे क्या दर्शाते हैं? तो वे लंबाई को सेंटीमीटर में, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो स्केल है यहाँ पर 0 लिख लेते हैं हम, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये हमारा 15 तक जो है गिनती ये सेंटीमीटर में लंबाई को दर्शाता है। ये 15 जो लगे हुए हैं ये सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। और इसकी उल्ट साइड भी आप देख सकते हैं, ये जो 1 2 3 4 है ये नहीं पूछा गया है पर मैं आपको बता देता हूँ, ये लंबाई को इंचों में मापा गया है, यानी एक 15 सेंटीमीटर लगभग 6 इंच के बराबर होता है। तो आगे हमसे पूछा गया है आप अपने हाथ की उंगलियों की लंबाई या अपनी पेंसिल की लंबाई इस स्केल द्वारा माप कर लिखो। तो मैंने अलग अलग पेंसिलें लेकर यहाँ पर उनकी लंबाई माप कर सेंटीमीटर में लिख दी है। आप अपनी हाथों की उंगलियों की लंबाई भी यहाँ पर माप कर लिख सकते हैं। क्या कोई ऐसी लंबाई मिली जो 4 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 5 सेंटीमीटर से कम हो? तो प्यारे बच्चों जब आप अपनी उंगलियों की लंबाई मापोगे तो 4 और 5 सेंटीमीटर के बीच में कोई लंबाई आ सकती है, परंतु यहाँ पर मेरी पेंसिलों की लंबाई है जो सारी ही 4 से बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिख दिया है। तो अगला जो है हमारा सम 0 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई, सेंटीमीटर के दो चिन्हों के बीच स्थित दो चिन्हों के बीच स्थित चिन्हों की संख्याओं को ध्यान से गिनकर बताओ। तो हमें ये पूछा गया है जो स्केल पर हमारे 0 और 1 के बीच में ये बारीक लाइनें जो लगी हुई हैं और 1 के 2 के बीच में, इस तरह सभी नंबरों के बीच में ये कितनी लाइनें हैं? तो प्यारे बच्चों अगर आप इन छोटी छोटी लाइनों को गिनोगे तो 0 से लेकर 1 तक ये 10 छोटी लाइनें हैं
और 1 सेंटीमीटर अगर हम देखें तो 0 से 1 तक या 1 से 2 तक हम देखें तो 1 सेंटीमीटर है, इसमें प्रत्येक में 10 लाइनें होती हैं और ये 10 मिलीमीटर कहलाता है। यानी 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर, चिन्हों के बीच इन चिन्हों को हम मिलीमीटर कहते हैं। प्रत्येक मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर के बीच में जो बारीक लाइन एक लाइन होती है वो जो है हमारी एक जो बारीक लाइन है वो सारे 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होती है। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरिता की उंगली जो है, एक मिनट, सरिता की उंगली की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 2 छोटे चिन्ह अधिक हैं। 2 चिन्ह छोटे चिन्ह मतलब 2 मिलीमीटर अधिक है। कुल कितनी मिलीमीटर लंबाई हुई? तो अगर अब हम सेंटीमीटर में इसको देखें तो प्यारे बच्चों ये बन गई है हमारी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हम 10 को 4 के साथ गुना कर दें तो ये हमारे 40 मिलीमीटर हो जाएंगे और 2 जो ऊपर हैं अधिक हैं उनको हम जोड़ देंगे तो यह 42 मिलीमीटर लंबाई हो जाएगी। 42 मिलीमीटर हम इसको लिख देंगे। आगे हमें लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लंबाई को हम 4.2 सेंटीमीटर कहते हैं, कह सकते हैं। 2 मिलीमीटर बराबर 2/10 सेंटीमीटर होगा, यानी 0. इसको हम 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यह दशमलव के बाद संख्या दशांश दर्शाती है। तो आगे हमें लिखा हुआ है, आइए हम एक और मज़ेदार गतिविधि करते हैं। क्या आपने कभी एक पेड़ के अलग अलग पत्तों की लंबाई नोट की है? एक ही पेड़ के पत्तों की लंबाइयाँ माप कर लिखो। तो हमने यहाँ पर जो अलग अलग पेड़ की पत्तों की लंबाइयाँ होती हैं उनको माप कर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने पीपल के 3 पत्ते अलग अलग ले लिए, एक छोटा एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। तो पहले की जो लंबाई मापी मैंने वो 12 सेंटीमीटर आई। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ये 12 सेंटीमीटर लंबाई आई और इसको मैंने मिलीमीटर में बदल दिया 10 के साथ गुना करके, तो ये 120 मिलीमीटर बन गया। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखा है। अब दूसरे पत्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी और इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए फिर हम 10 के साथ गुना करेंगे तो यह 100 मिलीमीटर हो जाएगा। तीसरा जो पत्ता मैंने लिया छोटा सबसे, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर थी और इसको 10 के साथ गुना किया तो यह 60 मिलीमीटर बन गई। इस तरह प्यारे बच्चों आप भी किसी भी पेड़ के अलग अलग छोटे बड़े पत्ते लेकर उनकी लंबाई माप कर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ नीचे जो पूछा गया है हमसे, सबसे छोटे पत्ते व सबसे लंबे पत्ते की लंबाई। सबसे छोटे पत्ते, तो सबसे छोटा पत्ता जो है हमारा जो नीचे वाला है ये हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, और दूसरा सबसे लंबा पत्ता है जो उसकी लंबाई 120 मिलीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो इस तरह बड़े और छोटे पत्ते की लंबाई हमने यहाँ लिख दी है। अब क्रियाकलाप 4 में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, सिमरन अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जिनमें 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के थे। सिमरन सिक्के देखकर बड़ी हैरान हुई क्योंकि उसने रुपये 1 के सिक्के के अलावा इनमें से कोई सिक्का नहीं देखा था। दादी ने बताया वो पहले 10-20 पैसे में चीज़ लेकर आते थे। क्या आप 10 पैसे को रुपए की भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों 1 रुपये में 100 पैसा होता है। अब हमें बताना है कि जो 10 पैसे हैं वो कौन सी भिन्न होगी। तो हम 10/100 लिख देंगे, यानी ये जो है 10वां भाग। अगर हम 10/100 को काटें तो ये 0 के साथ 0 कट गई तो ये 1/10 आ गया, यानी जो 10 पैसे हैं वो 10वां भाग होगा, 1 रुपये का 10वां भाग होगा। जब हम किसी भी भाग की गणना 100 में से करते हैं तो उसे हम शतांश कहते हैं। यानी हमने 100 में से इसकी जो गणना की है तो इसे हम कहेंगे 10 शतांश। तो इसको हम कितना बोल लेंगे 10 शतांश, और इसे हम लिखेंगे 10 पैसे बराबर
रुपये 0.10। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। तो आगे हमें ये कहा गया है कि क्या आप 20 पैसे और 50 पैसे को भिन्न और दशमलव के रूप में दर्शा सकते हैं। तो भिन्न के लिए हम 20 पैसे को 100/100 लगा देंगे, क्योंकि हमने 100 में से देखना है। तो ये काट कर 1/5 जो है भिन्न के रूप में आ जाएगा। और दशमलव के रूप में अगर हम बटा 100 लगाएंगे तो 2 स्थान छोड़कर हम दशमलव लाएंगे, 0.20 रुपये जो है ये हमारे दशमलव के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार 50 पैसे के अगर हम नीचे 100 लगाकर काट दें तो यह 1/2 आ जाता है, यह हमारी 1/2 भिन्न बन जाएगी। इस प्रकार 100 नीचे लगाएं 50 के और 2 छोड़कर हम दशमलव लगाएं तो यह 0.50 रुपये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह 0.50 दशमलव रुपये इसका जो दशमलव रूप है वो आ जाएगा। तो अगला जो है 5 नंबर सम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक समान भागों को छांटो। तो अगर हम इस तरह से इन बॉक्सेस को देखें नीचे की ओर तो ये 10 हैं, और अगर बाएं से दाएं की ओर हम देखें तो ये इस तरह 8 बॉक्स हैं, और इस तरह 10। तो यानी ये कुल जो हैं अगर हम 10 को 8 के साथ गुना कर दें तो ये 80 बॉक्स हैं। इसमें से क्रॉस वाले समान 15 बॉक्स हैं, और जो बिना क्रॉस के हैं अगर हम इसको 80 में से माइनस कर दें तो ये 65 बॉक्स हैं हमारे बिना क्रॉस वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है रमन और सौरभ एक वर्गाकार ग्रिड से खेल रहे हैं। पहले रमन ने 10 सेकंड में कागज पर बने ग्रिड में क्रॉस का चिन्ह बनाने का निर्णय लिया। उसने 15 वर्गों में चिन्ह बनाया। इसे शतांश और भिन्न के रूप में लिखो। तो शतांश के लिए इसके नीचे हम बटा 100 लगाएंगे और 2 छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 0.15 आ जाएगा। और भिन्न के रूप में इसी को द्वारा 15/100 लिखकर इसको हम काटेंगे 5 पर, तो ये 3/20 हमारा भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं। उसमें हमें लिखा हुआ है नंबर 2। उसके बाद सौरभ की बारी आई। उसने 10 सेकंड में 18 वर्गों पर क्रॉस का चिन्ह बनाया। इसे भी भिन्न और शतांश के रूप में दर्शाओ। तो भिन्न के लिए हम 18 के नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि हम 100 में से निकालना है। इसको काटेंगे तो ये 9/20 आ जाएगा। और शतांश के लिए जो हमने 100 नीचे लगाया है उसकी 2 जीरो हैं, तो 2 छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो यह 0.18 हमारा शतांश के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये जो है अगला जो हमारा बॉक्स बना है, इसमें अगर हम इस तरह से गिने ऊपर से नीचे तो 11 बॉक्स हैं, और अगर हम बाएं से दाएं की ओर गिने तो 8 बॉक्स हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 88 ये बॉक्स बनते हैं। इसमें क्रॉस वाले 20 हैं, और बिना क्रॉस के हम 88 में से माइनस करेंगे तो 68 जो है बिना क्रॉस के बॉक्स हैं। तो आगे हमें लिखा हुआ है आप भी ऐसा ग्रिड लेकर उस अपने मित्र, तो इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आप भी ऐसे वर्गाकार ग्रिड लेकर अपने मित्र के साथ 15 सेकंड में क्रॉस के चिन्ह लगाकर पता करो कि किसने अधिक चिन्ह लगाए। उसे भिन्न और शतांश के रूप में तुलना करो। तो प्यारे बच्चों अब भिन्न के लिए यहाँ पर जो क्रॉस के बॉक्स है मैंने खाली छोड़ दिया है, आपने लिखने हैं और नीचे 100 लगा के इसको काट कर कैंसिल करके जितना आंसर है यहाँ लिख देना है। इसी तरह दशमलव के लिए 100 बटा लगाकर ऊपर यहाँ जितने आपने ग्रिड क्रॉस किए उतनों को छोड़कर दशमलव लगाकर लिख देना है। तो इस तरह ये तीसरा सम आपने खुद करना है। आगे लिखा हुआ है 6 नंबर सम रुपए और पैसे में दशमलव का प्रयोग। साक्षी अपनी बहन के साथ घर के पास एक दुकान पर रजिस्टर खरीदने गई। उसके पापा ने उसे 50 रुपये दिए। दुकान पर उसे एक रजिस्टर पसंद आया और उसका मूल्य पूछा। दुकानदार ने कहा 4000 पैसे। 4000 शब्द सुनते ही साक्षी घबरा गई। यह एक रजिस्टर इतना महंगा कैसे हो सकता है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो बहन ने उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।
दुकानदार भी मुस्कुरा रहा था। क्या आप साक्षी की घबराहट दूर कर सकते हैं, सोचकर बताइए। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर का जो प्यारे बच्चों मूल्य दिया हुआ है वो 4000 पैसे है। हम जानते हैं 1 रुपये में प्यारे बच्चों 100 पैसा होता है। तो अगर हम 4000 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम 4000 पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड के साथ साथ ऐसे काट भी सकते हैं तो यह 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगी, तो 40 रुपये जो है एक रजिस्टर का मूल्य आ जाएगा। तो इस तरह हम साक्षी की घबराहट को दूर कर सकते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कोई 5 वस्तुओं के उदाहरण लेकर उनका मूल्य और रुपए और पैसे में लिखिए। तो जैसे सबसे पहले मैंने 2 पेन लिए हैं। 2 पेन का जो मूल्य है वो 3000 पैसे है। पहले मैंने इसको पैसे में लिखा है। तो रुपए में बदलने के लिए मैंने जैसे आपको पीछे बताया 3000 को हम 100 के साथ 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर जैसे मैंने यहाँ पर काटा है, काट देंगे तो यह 30 रुपये हमारा 2 पेन का मूल्य आ जाएगा। और अब अगले सम है, जैसे एक घड़ी का मूल्य 15000 पैसे है। तो इसको अगर हम 100 के साथ डिवाइड करें तो ये 2 जीरो कट जाती हैं, तो ये 150 रुपये आ जाएगा एक घड़ी का मूल्य। अब उल्ट करते हैं, जैसे एक मेज़ का मूल्य हम पहले लिखते हैं 5000 रुपये। इसको अगर पैसों में बदलना है तो हम इसको 100 के साथ गुना कर देंगे, तो यह 50,000 पैसे एक मेज़ का मूल्य आ जाएगा। तो अब 2 चॉकलेट का मूल्य अगर हम 40 रुपये लें, इसको पैसे में बदलें तो 100 के साथ गुना करेंगे तो यह 4000 पैसे आ जाएगा। इस तरह मैंने एक पेन का मूल्य जैसे यहाँ पर लिखा है 20 रुपये, तो 20 को पैसों में 20 रुपये लिखा है, इसको पैसों में बदलने के लिए 100 के साथ गुना करेंगे तो यह 2000 पैसे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने भी कुछ और एग्जाम्पल इस तरह लेकर ट्राई करना है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।